नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि उनका देश भारत द्वारा स्थापित किए गए कथित केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता है। चीनी सरकार के करीबी समझे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार भारत सीमा से लगे इलाकों में सड़क निर्माण कर रहा है। इससे जुड़े सवाल पर वांग वेनबिन ने कहा, चीन विवादित सीमावर्ती इलाके में सैनिक नियंत्रण के इरादे से बुनियादी ढांचे के निर्माण का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के बाद भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में चीन के एक प्रवक्ता के हवाले से आई रिपोर्ट देखी है। भारत ने कभी भी एक तरफा कार्रवाई के तहत 1959 में बनाए गए LAC को स्वीकार नहीं किया है। हमारी ये स्थिति हमेशा से रही है और चीन समेत सभी को इस बारे में पता भी है। भारत ने अपने बयान में आगे कहा कि 2003 तक दोनों तरफ से LAC के निर्धारण की दिशा में कोशिश होती रही, लेकिन इसके बाद चीन ने इसमें दिलचस्पी दिखानी बंद कर दी, लिहाजा ये प्रक्रिया रुक गई। इसलिए अब चीन का इस बात पर जोर देना कि केवल एक ही LAC है, यह उन्होंने जो वादे किए थे उनका उल्लंघन है। कैग ने संसद में बीते दिनों पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सितंबर 2016 में होने वाले रफाल सौदे के ठीक पहले कुछ नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके तहत रफाल बनाने वाली कंपनी ऑफसेट पार्टनर के बारे में उसी समय बताने के लिए बाध्य नहीं थी, जबकि इससे पहले तक ये नियम था कि टेक्निकल ऑफसेट इवैल्यूएशन कमेटी ऑफसेट पार्टनर का अध्ययन करेगी, उसे दिशा निर्देश देगी और उसका पालन करवाएगी। मतलब पहले ऑफसेट पार्टनर का पूरा ब्यौरा देना होता था, जिसके बाद पूरा अध्ययन किया जाता था और उसके बाद ही करार पर अंतिम बात होती थी। लेकिन नियम में बदलाव से ये हो गया कि वो करार के समय नाम नहीं बताने के लिए स्वतंत्र थी। बता दें, रफाल रक्षा सौदे में पहले ऑफसेट पार्टनर के रूप में रिलायंस का नाम नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से मुलाकात की, उसके बाद ही इस सौदे में बदलाव हुए थे। उसके बाद 10 ने रिलायंस का नाम लिया था। सेना के अंतर्गत की गई रिपोर्ट में पाया गया है कि 2014 से अब तक, यानी जब से मोदी सरकार आई है, तब से खराब गोला बारूद खरीदने से सेना को काफ़ी नुकसान हुआ है। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल में सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जितने रुपए में खराब गोला बारूद खरीदा गया है, उतने में सेना को करीब 100 आर्टिलरी गन मिल सकती थी। इस बारूद की कीमत करीब 960 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। इसके अलावा इस खराब गोला बारूद के कारण काफ़ी सैनिकों की मौत भी हुई है, जिनमें से करीब 27 जवानों की मौत हुई है, जबकि 159 के करीब जवान घायल हुए हैं। इस साल अभी तक 13 घटनाएं हुई हैं, हालांकि किसी की भी मौत नहीं हुई है। यूपी के हाथरस में सामूहिक बलात्कार मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने उनकी मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और 10 दिनों तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लड़की के भाई के मुताबिक गैंगरेप की धारा भी तब जोड़ी गई जब मेरी बहन ने सर्किल ऑफिसर को बयान दिया और अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में इशारों से बताया। शुरुआत में पुलिस ने बस हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था और एक ही अभियुक्त को नामित किया था। हाथरस में गैंगरेप की घटना को लेकर भीम आर्मी ने दिल्ली में अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। घटना से नाराज चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने सड़क अवरुद्ध कर हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान NDTV से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने एम्स में इलाज की मांग की थी, सफदरजंग में भर्ती करवाया गया। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कल रात में उस लड़की की हत्या कर दी गई। हम पोस्टमार्टम के लिए पैनल या बोर्ड के गठन की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार 19 साल की पीड़िता की मौत के बाद विपक्षी दल सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर पूरी तरह से आक्रामक हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीड़िता के घर हाथरस जाएंगी। उन्होंने इस मामले में पीड़ित के परिवार वालों से भी बातचीत की है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है व महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटे दादरी में 5 साल पहले मोहम्मद अखलाक को गोमांस रखने के आरोप में उग्र भीड़ ने पीट कर मार डाला था। अब तक अदालत में उस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इसके उलट अखलाक के परिजनों का आरोप है कि उन पर समझौता करने और मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाड़ा गांव में हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बंदी बनाए रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से सवाल पूछा है कि क्या किसी को हमेशा के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपने रुख की जानकारी देने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नए कदम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरएलएसपी अब बिहार में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब की बार शिक्षा वाली सरकार के नारे के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम बंद करने की घोषणा की है। उसने यह फैसला हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा संस्था के खातों को फ्रीज करने के बाद लिया है। एमनेस्टी ने एक बयान में अपना काम बंद करने के लिए सरकार की बदले की कार्रवाई को जिम्मेदार बताया है। एमनेस्टी ने कहा कि 10 सितंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को पता चला कि ईडी ने उसके सारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे मानवाधिकार संगठन के अधिकतर काम ठप हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार यहां के किसानों की चिंता करेगी और उसे दूसरे राज्यों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो में वो साफ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो दूसरे राज्यों के किसानों की फसल नहीं खरीदेंगे। खट्टर ने किसान कानून की तारीफ करते हुए 17 सितंबर को ये बातें कही थीं। उनका यह बयान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए किसान कानूनों के बिल्कुल उलट है, जिसमें सरकार का कहना है कि किसानों को अपनी मर्जी के बाजार में अपनी मर्जी की कीमत पर फसल बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। दिल्ली में सोमवार को इंडिया गेट के सामने कृषि कानूनों का ट्रैक्टर जलाकर विरोध किया गया था। विरोध प्रदर्शन करने वाले पंजाब यूथ कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को अपमानित करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि जिन सामानों की उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच कोरोना बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 20 करोड़ अतिरिक्त कोरोना वैक्सीन की डोज तैयार करेगी। वैक्सीन की ये डोज भारत समेत सबसे गरीब देशों के लिए होगी। कंपनी की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैक्सीन अलायंस गावी की तरफ से फंडिंग को दोगुना कर दिया गया है। कंपनी ने कहा कि अतिरिक्त फंड मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका पीएलसी और नोवावैक्स आईएनसी के वैक्सीन कैंडिडेट्स का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। 2021 की पहली छमाही में कोवैक्स योजना के तहत इनकी आपूर्ति की जाएगी। आईसीएमआर के प्रमुख डीजी बलराम भार्गव ने कहा कि दूसरे सीरो सर्वे में पता चला है कि देश की बड़ी संख्या कोरोना की चपेट में है। उन्होंने बताया कि 10 साल से अधिक उम्र के लोगों में हर 15 लोगों में एक व्यक्ति अगस्त तक कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,48,000 के पार हो गया है और मृतकों की कुल संख्या 96,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,50,000 से ज़्यादा हैं और अब तक 51 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 33 लाख के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2 करोड़ 48 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 71,50,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,05,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी कुल संक्रमितों का आंकड़ा 47,45,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,42,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।